किश्तवाड़ बहुत अगर आप इसको डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। आज भी आपके यहाँ थोड़ी सी बारिश हो जाए तो आपको बिजली से महरूम होना पड़ता है, आपकी सड़कें बंद हो जाती हैं अगर थोड़ी सी बर्फ हो। When I came back into my own subject, into my own field, it was a revelation. Again, जो the confidence I had lost, I found it back. वो कहते हैं ना कि failures are few steps towards success. Maybe it's very necessary for you to fail. Obviously, अगर आप सिर्फ कामयाब होते रहेंगे तो आपको पता नहीं, आपको कामयाबी की ना कद्र रहेगी और ना आपको ये पता होगा कि नाकामी में जो तजुर्बा हासिल होता है उस तजुर्बे से आप हमेशा महरूम रहेंगे। लेकिन मैं खुद को आज भी कोई बहुत बड़ा सक्सेसफुल इंसान की नज़र से नहीं देखता। खैर मकदम है आपका हमारे चैनल पे। अक्सर आप हमें व्लॉग्स बनाते हुए देखते हैं, लेकिन आज के शुमारे में हमने एक नए इनिशिएटिव को शुरू किया है जिसमें मुख्तलिफ शख्सियात से रूबरू होके उनकी कहानियाँ आप तक पहुँचाएंगे। आज के शुमारे के मेहमान शेख इमरान हैं जो ज़िला किश्तवाड़ से ताल्लुक़ रखते हैं। रियासत के अंग्रेज़ी अखबारात में कॉलमनिस्ट हैं और हाल ही में इन्होंने एक छोटी सी नावल को भी मरतब कराया है। शेख इमरान साहब, खैर मकदम है आपका हमारे इस ख़ास शुमारे में। जी शुक्रिया। हम पहले आपको मुबारकबाद देते हैं जो आपने नावल मरतब की है। शुक्रिया। इस नावल के पीछे का जो सफ़र है, जो जदोजहद है और जो आपके अंदर एक तड़प है, उसको हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। देखिए, नावल तक का सफ़र काफ़ी लंबा है, क्योंकि इसमें आप अगर देखें तो 6-7 साल का दौर वो भी है जहाँ मैंने मुसलसल अखबारात के लिए लिखा। तो फिर आप खुद भी 2019 के बाद जो यहाँ पे हालात पैदा हुए, जो बंदिशें रही, तो काफ़ी टाइम हमें मिला अंदर बैठने का। फिर उसके बाद आपका कोविड भी आ गया, तो काफ़ी टाइम आपको मिला कि आप अंदर बैठ के वक्त बिता सके। खास करके जो इंटरनेट शटडाउन उस टाइम पे हुए तो कुछ करने के लिए होता नहीं था, तो उन्हीं दिनों मैंने इस नावल पे काम करना शुरू किया और लगभग 2 साल के वक्फे में, इतना वक्त नहीं लगना चाहिए था, लेकिन छोटी सी नावला है, ये नावल नहीं है, छोटी नावल है, लेकिन 2 साल के वक्फे में फिर फाइनली मैं उसको पब्लिश कराने में कामयाब रहा। हम आपके जो इब्तदाई दिन जब आपकी तालीम हो रही थी वहाँ से शुरू करेंगे। जी, आपने तालीम किश्तवाड़ में ही हासिल की और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की और आपका सफ़र कैसा रहा, और जो 10वीं और 12वीं के बाद यहाँ के बच्चों का माइंड सेट होता है कि मुझे मेडिकल्स में या फिर इंजीनियरिंग में जाना है, उससे आप भी मुतासिर थे, उस दौड़ में आप भी शामिल थे। आप ज़रा उस दौड़ में आप भी शामिल रहे होंगे। हाँ, तो मैं भी इस दौड़ में शामिल था, बिल्कुल था। आप ये जान लीजिए कि मेरे बचपन से ही जो सोशल साइंसेस की फील्ड है इसमें मैं काफ़ी दिलचस्पी रखता था। खास करके जो आपकी सिविक्स आती थी, आपकी हिस्ट्री आती थी, इन सब्जेक्ट्स में मेरी काफ़ी दिलचस्पी थी और अंग्रेज़ी में मेरी दिलचस्पी थी। 9th 10th में, मतलब बचपन में, यस, 7th 8th 9th 6th की भी आप बात कर लीजिए। तो जब 10th पास किया तो उसके बाद मैंने भी देखा कि सारे बच्चे, कोई इंजीनियरिंग के लिए जा रहा है तो कोई डॉक्टर MBBS करने के लिए जा रहा है, डॉक्टर बनने के लिए जा रहा है, किसी को BVSC करना है, किसी को BDS करना है। तो मैंने भी 11वीं जमात में अपने लिए मेडिकल का इंतखाब किया, जो मेरे लिहाज से एक अच्छा फैसला नहीं था। मतलब आप लोगों को कॉपी करते थे? नहीं, मैं लोगों को कॉपी नहीं करता था। बेसिकली देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पीछे, मतलब लेट्स फेस इट, वी यूज्ड टू कम फ्रॉम अ विलेज बैक दोज डेज। जहाँ हम रहते हैं इस इलाके को, देहाती इलाका आज भी उतना ही डेवलप्ड नहीं है। तो जिन बच्चों के साथ अचानक से हम पढ़ने चले गए, देयर वर पीपल हु वर कमिंग फ्रॉम, दे वर फ्रॉम अपर मिडिल क्लास, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे थे। तो there was a constant guidance at their back. उनको गाइड किया जा रहा था, उनकी काउंसलिंग हो रही थी घर में। हम जो थे, हमें
हमारे पीछे ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि हमको काउंसिल किया जाता। तो क्या हुआ, मैंने भी देखा, मेरा उस टाइम पे ये चीज़ थी कि मेरे ज़्यादातर दोस्त मेडिकल और नॉन मेडिकल में चले गए। आप भी मेडिकल में शामिल हो गए? मैं भी मेडिकल में शामिल हो गया, सिर्फ इस चीज़ की वजह से कि मेरे दोस्त जो हैं मुझे भी इन्हीं के साथ रहना है। अब चौथी जमात से 10वीं जमात तक इन्हीं के साथ 6-7 साल रहे हैं, तो अचानक से एक नई क्लास में जाके, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे उस वक्त आर्ट्स में हमारे स्कूल में दे वर फ्रॉम रूरल एरियाज, और आर्ट्स को हमेशा से, मेरा भी ये मानना है कि आर्ट्स को हमेशा से एक ऐसा सब्जेक्ट ट्रीट किया गया है विच इज़ अनटचेबल। इट इज़ स्टिल नाउ पीपल आर चेंजिंग देयर पर्सपेक्टिव एंड डायमेंशंस रिगार्डिंग इट, बट अगर आप देखेंगे तो इसको एक अनटचेबल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता था। बहुत अगर आप इसको डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। आज भी आपके यहाँ थोड़ी सी बारिश हो जाए तो आपको बिजली से महरूम होना पड़ता है, आपकी सड़कें बंद हो जाती हैं अगर थोड़ी सी बर्फ़ हो जाए। तो इन हालात में, और दूसरी चीज़ एक मेरे लिहाज से जो बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन हमारे ज़्यादातर लोग, हम भी उस चीज़ को अंडरमाइन करते हैं, जो यहाँ की रूरल पॉपुलेशन है। व्हाट इज़ किश्तवाड़? किश्तवाड़ इज़ नॉट जस्ट अबाउट योर टाउनशिप। ये कस्बे के या कस्बे के इर्द गिर्द रहने वाले 10-12 हज़ार लोग किश्तवाड़ नहीं है। किश्तवाड़ में आपके देहाती इलाके भी हैं। वो बच्चे जिनको आप ये समझ लीजिए कि एक ऑर्गेनाइज्ड स्कूल में बेसिक एजुकेशन भी हासिल नहीं कर पाते हैं, तो उनका एक कसीर तबका है। तो वो बच्चे कल को आके किस तरह से कम्पीट करेंगे एक ऐसी जनरेशन के साथ जिनके पास आईपैड्स भी हैं, जिनके पास इंटरनेट भी है, जिनके पास अब आजकल जो ऑनलाइन बड़े बड़े आपके एजुकेशनल एवेन्यूज हैं उनकी एक्सेस भी है। तो ये बच्चा उनके साथ कैसे कम्पीट कर सकता है? ये मेरी नज़र में और हर बाशऊर इंसान की नज़र में एक अनजस्ट कंपैरिजन होगा, इनजस्ट कंपैरिजन होगा। तो आपने 11वीं 12वीं मेडिकल्स में आपने अपनी तालीम हासिल की जी, और उसके बाद आप आर्ट्स की तरफ स्विच हो गए? जी नहीं, देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा, आई वेंट इनटू मेडिकल्स, आई अपीयर्ड इन दी फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12th, आई स्टिल रिमेंबर। तो फिर उसका जो रिजल्ट आया वो वैसा नहीं था जैसे कि तवक्का की गई थी, क्योंकि आई वॉज नेवर गुड एट इट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये चीज़ें मुझे कभी समझ नहीं आती थी, तो उसका रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड किया गया था वैसा नहीं आया। सो वो इट वॉज वन ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट्स ऑफ माई लाइफ एट दैट टाइम। तो उसके बाद आप ये समझ लीजिए, आई टुक सम टाइम ऑफ, या इट वॉज नॉट अ टाइम ऑफ, वो घाट घाट का पानी पीना जिसको कहते हैं। तो हम इंजीनियरिंग करने भी चले गए कुछ सालों के लिए, 1-1.5 साल के लिए, डिप्लोमा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में। आई ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम इट, आई केम बैक until 12th। या मे बी देयर वाज दिस थिंग एवरीवन इज गोइंग टू, नहीं, मतलब आपने कहा आपने इंजीनियरिंग की भी करनी चाहिए, वो मैंने कर पहले लिया। आप मेडिकल्स में, नहीं, रुकिए, आप पहले आप मेडिकल्स में आए, फिर आपने सोचा मैं इंजीनियरिंग करूंगा। क्यों? इंजीनियरिंग का मैंने नहीं सोचा, मैं आपको वही बात कह रहा हूँ। एक इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर मुझ पर बन चुका था उस टाइम पे कि अगर मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता था। 2-3 महीने के बाद में जब घर से बाहर निकला तो तब भी लोगों के जहन में वो चीज़ थी कि आपका रिजल्ट, आपने वहाँ अपने एग्जाम्स में जाके क्या किया है। सो देयर आर पीपल हु कॉन्स्टेंटली जज यू एंड यू डू गेट अफेक्टेड बाय इट, पर्टिकुलरली व्हेन देयर आर पीपल क्लोज टू यू, योर फैमिली मेंबर्स, द पीपल हु गॉसिप अबाउट your results and all, it affects you. So just to stay away from that trauma and all, I decided that I should be away from my home, be away from my village. तो वो एक ऐसा डिसीजन था, अदरवाइज आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग। उसके बाद आप स्विच हो गए यस, जब मैं आर्ट्स में देखिए जब मैं आर्ट्स में आया, व्हेन आई came back into my own subject, into my own field, it was a revelation again. जो the confidence I had lost, I found it back. वो कहते हैं ना कि failures are few steps towards success. Maybe it's very necessary for you to fail. Obviously, अगर आप सिर्फ कामयाब होते रहेंगे तो आपको कामयाबी की ना कद्र रहेगी और ना आपको ये पता होगा कि नाकामी में जो तजुर्बा हासिल होता है उस तजुर्बे से आप हमेशा महरूम रहेंगे। लेकिन मैं खुद को आज भी कोई बहुत बड़ा सक्सेसफुल इंसान की नज़र से नहीं देखता। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा था कि उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने आर्ट्स में आया, सो आई रेड एंड आई फेल्ट लाइक होम, कि हाँ भाई ये मेरी चीज़ थी, दिस वॉज वेयर आई बिलोंग, दिस वॉज माई फील्ड, एंड वट आई वॉज ट्राइंग टू डू until now was a failed attempt of trying to fit in.
fit in somewhere where people wanted me to be. So आपको ये बता दूं, जब मैंने आर्ट्स का सब्जेक्ट लिया, जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, that was a phase where I stopped caring about people. जब आप आर्ट्स में आए स्विच करके आपने पढ़ना शुरू किया जी, तो क्या आपको सिविल सर्विसेज माइंड में आया? देखें स्टार्टिंग में जब आप मैं when you started arts, when you switched arts, there is a very तो क्या आपके माइंड में था कि सिविल there is a very सर्विस very interesting story about about me when I started reading, which changed my complete perspective and outlook of the life, of the understanding of life. There were some philosophers, I came across Joseph Proudhon, I came across Karl Marx, and I was very much influenced by these people. Karl Marx says that, in one of his writings, he says that bureaucracy is an iron cage. So I don't see myself, as a bureaucrat. I'm not fit enough to be a bureaucrat. आर्ट्स में जब आप आए, आपने चूज किया, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस आप मास्टर्स करके हो जी। तो अखबारों में लिखने का शौक कैसे पैदा हुआ? देखें, अखबारों में लिखने का शौक मतलब बचपन से ही मेरी एक डायरी हुआ करती थी, जिसमें मैं रोज़मर्रा की जो भी हमारे साथ जो वाक़यात पेश आया करते थे या जो मैं किया करता था, तो उसमें दर्ज होता था। इसमें आप हाल ही में एक पुरानी डायरी मेरे हाथ आई, तो मैंने उसमें देखा कि 2002, 2003, 4, 6 के किस्से उसमें लिखे हुए हैं। एंड देयर इज़ दिस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। Recently, I was cleaning my room and I found a copy of Daily Excelsior which was dating back to 2001, जब 9/11 जी, जब 9/11 हुआ था। तो अखबारात पढ़ने का शौक भी मतलब बचपन से ही, जब मैं छोटी उम्र का था, तो अखबारात जो है मैं तब समझ तो नहीं आते थे, लेकिन ये चीज़ थी कि पढ़ो, अखबार पढ़ना है, खरीदना है अखबार। तो डेली से जाके वहां से अखबार लेके वापस आ जाता। तो 5 रुपए घर से मिलते थे, तो 2 रुपए का 1 रुपए का तब अखबार आता था। अब अखबारात की भी कीमत जो है बढ़ गई है। तो उर्दू में कश्मीर उज़्मा मैंने काफ़ी मतलब जब वो आया तो बचपन कश्मीर उज़्मा को पढ़ते हुए, बिल्कुल मज़मून भी उसमें मज़मून भी आया करते थे। उसमें ये जो आपके कुछ मजहबी स्कॉलर्स हैं, आलिम हैं, उनके भी उसमें कॉलम्स वगैरह आया करते थे, तो वो भी पढ़ा करता था मैं। तो वहाँ से फिर आगे चल के एक ज़माना ऐसा है जब मुझे लगा कि मुझे भी लिखना चाहिए। सो आई स्टिल रिमेंबर माय फर्स्ट आर्टिकल वाज पब्लिश्ड इन कश्मीर रीडर इन 2014। तो आपका क्या नज़रिया है कि जब आप लिखते हैं तो उसमें क्या होता था? आपके कॉलम्स में किन चीज़ों पर जोर दिया जाता था? देखिए, मैं जोर किसी चीज़ पे नहीं देता था, वो मेरा अपना नुक्ता नज़र होता था। जो मैंने लिखा वो मेरा अपना नुक्ता नज़र है, किसी मखसूस चीज़ को लेके, किसी खास चीज़ को लेके। वो मेरा एनालिसिस है या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है या मेरा व्यू पॉइंट है। तो ज़्यादातर जो मेरे कॉलम्स है, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो वो सियासी नौयत के हैं। तो आपका क्या मतलब टॉपिक क्या होता था लिखने में? और एज आई सेड, मोस्ट ऑफ माई आर्टिकल्स आर दे आर ऑफ पॉलिटिकल नेचर, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ये रहा है। किश्तवाड़ के बारे में कभी लिखा है आपने कि मतलब जी, जैसे आपकी बुक शाया हुई है, क्या उसमें कुछ है ऐसा? नहीं, ऐसी कोई जी नहीं, मतलब इनडायरेक्ट वे में भी कोई जिक्र हो जहाँ पे आपकी फीलिंग्स में, पेन में आपने लिखा हो? किश्तवाड़ के बारे में मैंने कभी कुछ नहीं लिखा। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो इतनी बैकवर्ड क्यों है आपके नजरिए से? नहीं, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ही बैकवर्ड नहीं है। आपके ज्यादातर जिले जो है रियासत जम्मू और कश्मीर के, वो सारे बैकवर्ड सारे नहीं हैं, लेकिन कुछ जिले हैं जो किश्तवाड़ से भी कुछ जिले आपको मिलेंगे जो ज्यादा ये पिछड़े हुए हैं। हाँ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि 21वीं सदी में भी आपके यहाँ कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ आज की डेट में भी ना तो मोबाइल फोन आपके ऑपरेट कर पाते हैं, ना बिजली है और ना सड़क। आप किस तरीके के इंसान हैं? आपके मिजाज के बारे में थोड़ा सा शेयर कीजिए हमारे साथ। जब आप 12th तक पढ़ते थे, 12th के बाद आपके मिजाज में तब्दीली आई, वो थोड़ा सा। 12th तक आई वुड से आई वाज अ ह्यूमन रेकिंग बॉल, एंड आफ्टर दैट आई अडॉप्टेड अ मोर सीरियस अप्रोच टुवर्ड्स थिंग्स। संजीदगी, थोड़ा बहुत संजीदगी मेरे इसमें बिहेवियर में आई है, बाकी कुछ नहीं। आपकी जो
लाइफ है उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि जो आप बुक्स पढ़ते हैं जी किस टाइप की बुक्स हैं, देखें और हाँ उर्दू बुक्स भी आपने पढ़ी होंगी। देखें, जहाँ तक किताबों का ताल्लुक है तो उर्दू में, अगर उर्दू में बात करूँ तो उर्दू में जो इंटरनेशनल लेवल पे एग्रीडेड जो राइटर है, या उर्दू के जो बहुत बड़े मतलब जैसे आलामा इकबाल हैं, जी, गालिब हैं, आलामा इकबाल, देखो गालिब मैंने पढ़ा नहीं है, गालिब बहुत बड़े शायर हैं, वो नहीं पढ़ा है उर्दू आपने? के अजीम शोरा में से एक हैं, उनको मैंने नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत वो जो है, लेकिन मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि मैंने उनका मुताला किया है, उनका कलाम उसके बारे थोड़ा में बहुत पढ़ा है आपने? थोड़ा बहुत, बट उसको मैं ये नहीं डॉक्टर कहूँगा। आलामा इकबाल का? लेकिन डॉक्टर आलामा इकबाल पे भी मुझे महारत हासिल नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मुताला उनका मैंने किया है, मेरी लाइब्रेरी में उनकी किताबें हैं, जैसे अरमगान हिजाज है, बाल जिब्रील है, कुछ ऐसी किताबें। उसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो सियासी शख्सियात गुजरी हैं या मजहबी आपके आलिम गुजरे हैं, उनकी कुछ किताबें मैंने पढ़ी हैं। या इसमें अगर आप किताब का नाम शहाबनामा, वो एक जिसको मैं समझता हूँ कि काफ़ी मतलब एक वसी पैमाने पे लिखा हुआ एक हिस्टोरिकल अकाउंट है, उसको मैंने उर्दू में उसका मुताला किया है। तो अंग्रेज इकबाल का कुछ अगर आपको इस वक्त याद आता है? देखें हाँ, इकबाल का एक शेर जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है और मैं अक्सर, इरशाद, जी, हकीकत अब्दी है मकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाज कोफ़ी व शामी, ये इकबाल का एक ऐसा शेर है जो हमेशा मेरे जहन में रहता है, जो उन्होंने करबला के सानिहे पे कहा था। तो इसके बाद हम आते हैं आपके इंग्लिश सेगमेंट पे। जी, जो आपने बुक्स पढ़ी इंग्लिश जी, लिटरेचर से भी रिलेटेड, लिटरेचर कौन सा आपने यूज़ किया इंग्लिश में? देखें, जहाँ तक इंग्लिश लिटरेचर की बात है तो अगर आप मेरी किताबों का कलेक्शन देखेंगे, उसमें आपको नॉवेल्स मिलेंगी, ऑटोबायोग्राफीज मिलेंगी, उसमें कुछ किताबें पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड हैं, या फॉरेन पॉलिसीज़ के रिलेटेड हैं, जो दुनिया ममालिक हैं उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ के रिलेटेड हैं, कुछ नॉवेल्स ऐसी हैं जो रोमांटिक हैं, कुछ नॉवेल्स ऐसी हैं जो सस्पेंस थ्रिलर्स हैं, तो काफ़ी एक मैं ये कहूँगा डाइवर्स कलेक्शन है। पॉलिटिकल थ्रिलर्स भी हैं आपके, जो बड़े बड़े ऑथर्स गुजरे हैं अपने ज़माने के, एग्जिस्टेंशलिज्म पे, वजूदियत पे, या मार्क्सिज्म पे, कम्युनिज्म पे, उसके अलावा तो कम्युनिज्म पे भी आपने पढ़ा है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी पढ़ा होगा आपने? हाँ जी, वो तो कार्ल मार्क्स की सब मकबूल तरीन किताबों में से छोटी सी किताब है जी, मैंने उसका मुताला किया। कार्ल मार्क्स रोट एक्सटेंसिवली एंड I credit him. You know, he had such an understanding of the world at that point of time. But every word written by Karl Marx cannot be treated as a gospel truth. As far as bureaucracy is concerned, देखिए ये फिर से वही बात आ जाती है क्लास डिस्पेरिटीज की। आपके समाज में क्लासिज्म एग्जिस्ट करता है, किसी को ये लगता है कि दे कैन एक्सप्लॉइट और दे कैन सप्रेस द वीक with impunity just because they are more powerful. So if you ask me, I would say it is something very detrimental for the sustenance of democracy, and it's totally against the ethos, ethos of a democratic setup. तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। आप अपनी लाइफ के मतलब म्यूजिक भी सुना होगा आपने, बहुत सारा। किस टाइप का म्यूजिक सुनते थे? बचपन में क्या सुना, बड़े होके क्या सुन रहे हैं? देखें, जहाँ तक म्यूजिक का ताल्लुक है तो मेरी म्यूजिक लाइब्रेरी आज भी अगर आप देखेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। 10-12 से ही बता दीजिएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। देखिए, कश्मीरी म्यूजिक जो है मैं उसको भी सुनता हूँ, और उसके अलावा ज़्यादातर जो आई एम अ बिग हिप हॉप एंड रैप इनटू दिस रैप म्यूजिक, रैप एंड हिप हॉप। आई हैव ये जो आपके टुपाक शकूर, आई कंसिडर हिम एज वन ऑफ द, he has remained a huge influence on my life, not only musically, given the kind of things which he did, not only his music but the way he wrote his music. His music is poetry, it's complete poetry. The artistry of Tupac. He died at 25 and is still considered as greatest of all times in his genre, and
Definitely. अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी जो माँ थी उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, एफएनी शकूर वो ब्लैक पैंथर्स पार्टी की एक रुकन थी, तो काफ़ी एक मतलब उनके घर में एक्टिविज्म पहले से उन्होंने वही देखा। जब अकल आई तो 17 साल के बाद वो अपना वो करियर बनाना उसमें वो लग गए, शुरू हुए। तो सो हिज म्यूजिक इज समथिंग विच हैज इन्फ्लुएंस्ड मी क्वाइट अ लॉट। या